नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर पर आज अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर होने जा रही इस बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेता शामिल होंगे। बैठक से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एलओसी और फॉरवर्ड इलाकों में भी निगरानी को बढ़ाया गया है। बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बैठक में परिसीमन को लेकर बात हो सकती है ताकि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके अलावा राज्य में अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद दिल्ली में ये इस तरह की पहली बैठक है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, बीजेपी से निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, वहीं सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी के नाम शामिल हैं इस बैठक में आने के लिए। ये बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। बैठक से पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि वो प्रधानमंत्री के सामने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का मुद्दा जरूर उठाएंगी। कुछ नेताओं के आपको बयान सुनवाते हैं। सारी दुनिया तो एक्सपेक्टेशन पर भी मुनसिर है। होप अगेंस्ट होप, हमें तो उम्मीद है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी वो तो देखने के लिए। डायलॉग के बगैर तो कोई डायलॉग इसलिए हम तैयार करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, सारी लीडरशिप जा रही है। कहना वो भी हम भी कहते हैं पाकिस्तान में तो बातचीत होनी चाहिए। वो तो इनका देखना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, शायद उसके बारे में कुछ बात चल रही है। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं जो कश्मीर से छीना गया है वो वापस मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें स्पेकुलेशन ऑलरेडी काफी स्पेकुलेशन दाएं बाएं से, और दैट विल एड ओनली टू कंफ्यूजन। लेकिन आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये अच्छी डेवलपमेंट है। 3 ही हमारे कोर एजेंडा में है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। 2 तो वजीर आजम साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिए, एक ही रहता है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि वो भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर ही हम जानते हैं कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र भी इस पर बनी हुई है। जो रणनीतिक मामले होते हैं उसको लेकर भी सबकी नज़र इस मामले पर बनी हुई है, इस बैठक पर बनी हुई है कि क्या कुछ इस बैठक से बाहर निकल कर आएगा। ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को, जो घाटी के 14 नेता हैं, उन सभी को बुलाया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, वो सभी नुमाइंदे हैं जो घाटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मीटिंग अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये न्योता दिया गया है। घाटी के नेताओं का कहना है कि अपने आप में एक बड़ी पहल है। 2 साल बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर आखिर किस तरह से जो डेमोक्रेसी है उसे बहाल किया जाए। तो 2-3 एजेंडा हैं जो अभी तक हमें पता चले हैं। एक ये है कि जो डिस्प्लेस लोग हैं, जो लोग वहां से निकल गए थे कश्मीर घाटी से, उन्हें वापस कैसे दोबारा वहां पर बसाया जाए, ये एक एजेंडा हो सकता है। दूसरा ये है कि वहां पर डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। केंद्र की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें जो डीलिमिटेशन प्रोसेस वहां पर चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक बॉयकॉट किया हुआ था। तो केंद्र अब इस पर भी जोर देगा कि अगर वहां पर घाटी में इलेक्शन करवाने हैं तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की जानी चाहिए, ताकि जो असेंबली के जो सेगमेंट्स हैं उन्हें रीडिफाइन किया जाए। तो इस करके इन नुमाइंदों को उस मीटिंग में अटेंड करने की बहुत जरूरत है। तो ये 2-3 बातें हैं। कई नेता जो हैं वो दिल्ली आ पहुंचे हैं। 3 बजे ये मीटिंग जो है वो होने वाली है आखिर। लेकिन ये बात चर्चा हो रही कि कंपल्शन क्या है। 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि जब केंद्र ने डीडीसी के चुनाव करवाए थे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि नई जो क्रॉप ऑफ लीडर्स है वो इससे वो जो है पैदा होंगे, लेकिन अभी तक जो है इतने आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है सेंटर कि इस तरह के जो लीडर्स हैं वो क्रॉप अप हुए हों। इसके अलावा हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में घाटी में पंचेस और सरपंचेस की किलिंग जो है वो भी चल रही है। साथ में कई लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो केंद्र की जो मुहिम थी नए नेताओं को खड़ा करने की, वो जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है।
इस करके केंद्र जो है वो दोबारा मुफ्तीज और अब्दुल्लाज और जो पुराने नुमाइंदे थे जिन्हें उन्होंने कई साल तक जो है वो बंद करके रखा, उन्हें दोबारा न्योता देना पड़ा और उनसे बातचीत की जो एक मुहिम है दोबारा से शुरू करनी पड़ी। दूसरी बात एक अहम ये है कि जो इंटरनेशनली जो हो रहा है उससे पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान जो अमेरिका है वो पुल आउट कर रहा है और तालिबान वहां पर सक्रिय है, उसे लेकर जो है काफी चिंता है सुरक्षा के गलियारों में, दिल्ली में, रायसीना हिल में, तो इस करके भी बातचीत करना बहुत अहम हो जाता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि जब नई सरकार बनी थी अमेरिका में, बिडेन की सरकार जब बनी थी, तब जब 4G रेस्टोरेशन हुआ था तो उन्होंने उसे वेलकम किया था। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आने वाले महीनों में कभी जो है अमेरिका जाएंगे, वहां पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता पाएंगे कि किस तरह से वो इलेक्शंस और साथ में जो वहां के पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उन्हें किस तरह से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरफा डायलॉग नहीं है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपल्शंस रही हैं भारत सरकार की। यही वजह है कि जो आज डायलॉग होने वाला है एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 14 लीडर्स आएंगे, प्रधानमंत्री के स्तर पर ये बातचीत होने वाली है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो बहुत कई लिहाज से ये बैठक जो है बहुत ही अहम है, जहां एक और गुपकार गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में JP नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आंदोलन चलाया था और उन्होंने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा दिया था। से उनके नेतृत्व में जिस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, धारा 370 समाप्त हो, 35A निरस्त हो, इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था और कहा था एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। और आज हमको संतोष इस बात का होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, 35A निरस्त हुआ है और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। इस बात का हम सबको संतोष भी होता है। राहुल गांधी आज सूरत की अदालत में पेश होंगे। दरअसल सूरत के एक विधायक ने दायर मामले में उनकी आज पेशी होने जा रही है। मामला 2019 की चुनावी रैली में कथित टिप्पणी का है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। सूरत पश्चिम से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मोदी समुदाय का अपमान इसे बताया था और उसके बाद मामला दर्ज करवाया था। राहुल गांधी ने यह बयान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनावी रैली के दौरान दिया था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस के नोटिस पर ट्विटर इंडिया के हेड को आज लोनी थाने में पेश होना है। हालांकि ट्विटर के अधिकारी थाने पहुंचेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इसके पहले ट्विटर इंडिया को दूसरा नोटिस जारी करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने आगाह किया था कि अगर आज वो उनके सामने पेश नहीं हुए और जांच में शामिल नहीं हुए तो इसे जांच में बाधा डालने के समान माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस ट्विटर इंडिया के प्रबंधक निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी किया गया है। कोरोना महामारी ने कईयों की रोजी रोटी छीन ली है। अब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो दिल्ली भी खुल गई है और दिल्ली हाट भी, लेकिन लोगों की आवाजाही अब भी ना के ही बराबर है। जिस दिल्ली हाट में कभी रोज 10,000 लोग तक हुआ करते थे, वहां इन दिनों 500 लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। देश भर के कलाकारों और बुनकरों का ये घर सन्नाटे में है। हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट। कभी देश भर के कारीगरों और हस्तशिल्प को जगह देने के लिए और अपने कला और सांस्कृतिक समारोहों के लिए मशहूर दिल्ली हाट सन्नाटे में डूबा है। जिस बाजार में पीक दिनों में 10,000 लोग तक रोज चले आते थे,
और समारोह में 20,000 तक लोग दिखते थे, वहां अब बस 500 लोग नजर आ रहे हैं। कितने में चाय बेच रहे हो? 5 रुपए की दे रहे हैं। जो 10 रुपए का हुआ करता था 5 रुपए में बेच रहे हो, ऐसा कैसे, क्यों? नहीं कहा। 73 साल के राम यूपी के जौनपुर से हैं। अब दिल्ली में रहते हैं। बताते हैं कि बुढ़ापे की वजह से नौकरी छूट गई। गुजारे के लिए बाजार में चाय बेचते हैं, लेकिन अब इतने मजबूर हैं कि 10 रुपए की चाय 5 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहे 5 में देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या करें? इजाज हुसैन और मीरा जैसे छोटे कारोबारियों ने ऑनलाइन काम करने की कोशिश की, लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिली। अभी क्या काम है नहीं, सेल नहीं है, बिल्कुल बिक्री नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिक जाता है तो उसी को हम भेज देते हैं, फिर उससे उनका सबका कारीगरों का खर्चा चलता है। कोविड से 1 दिन पहले ही है ना, मेरा हस्बैंड खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो उनकी भी फीस है। 24 साल से दिल्ली हाट के फर्श बुहारने वाली संतोष कहती हैं कि अब ये बाजार भूतहा शहर लगता है। इसके फिर से खोलने का फैसला सही है। इसलिए थोड़ा काम चलेगा, अच्छा रहेगा, सबकी रोजी रोटी चलेगी। कभी दिल्ली हाट के फूड स्टॉल भरे रहते थे, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। दिल्ली खुल रही है तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। दिल्ली हाट के मैनेजमेंट का कहना है कि कारीगरों और बुनकरों की मदद के लिए अभी स्टॉल का किराया नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री कर दिया गया है। विजिटर्स की एंट्री फी थी 30 रुपये, फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये, वो भी हमने फ्री किया कि विजिटर्स भी आ सकें। कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि विजिटर्स भी हमारे पास अभी तक पर डे एवरेज 250-300 ही आ पा रहे हैं। दिल्ली हाट, इस दीवारों पर एक टाइम पे सलवार सूट और साड़ी के साथ रंगीनियत छाई हुई थी, लेकिन अब इन्हीं दीवारों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने अपना काम खो दिया है, लेकिन कई ऐसे कारीगर हैं जो वापस गांव से शहर आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ और पैसे कमा पाए, क्योंकि धीरे धीरे करके दिल्ली अब खुल चुका है। सहयोगी राकेश सिंह के साथ दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना से जंग हम सब की जारी है और इस जंग को जीतना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। अब तक हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवाएगी, उतनी ही जल्दी हम कोरोना के खतरे से बच पाएंगे। लेकिन अगर अब भी आपको वैक्सीन को लेकर झिझक है, कोई भ्रम है, तो एनडीटीवी और गूगल लेकर आए खास कार्यक्रम वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होंगे जो आपके डर को दूर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज खास मेहमान डॉक्टर राहुल पंडित, सुप्रीम कोर्ट के बनाए नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य हैं और मुंबई में फोर्टिस अस्पताल में क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पंडित, बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? क्या अगर नहीं लेंगे तो किसी तरह की कोई सख्ती की जा सकती है या नहीं? नहीं, वैक्सीन लेना बिल्कुल ज़रूरी है। ये खुद के लिए भी ज़रूरी है और अपने परिवार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तब वैक्सीन जो एंटीबॉडीज निर्माण करती है आपके शरीर में, उससे आपको जो है गंभीर बीमारी से बचाती है और मॉडरेट बीमारी से भी बचाती है और डेफिनेटली जो है डेथ से बचाती है। तो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे ऊपर जो अपने घर वाले सुरक्षित रहे, इन दोनों के लिए जो है वैक्सीन लेना बिल्कुल अनिवार्य है। सख्ती की जा सकती है कि नहीं, कोई प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, कोई फूड इंडस्ट्री हुई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हुई, जहाँ पे दूसरे लोगों से आपका इंटरेक्शन होते हैं, उन जगह पे जो है आप वैक्सीन की सख्ती कर सकते हो। और वैक्सीन मेरे ख्याल से खुद जिम्मेदारी लेके खुद लगवाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे जो है बचाव ही मिलता है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि उनके जो परिजन हैं वो बुजुर्ग हैं, वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, उनका बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, किसी से उनकी बातचीत नहीं है, तो उन्हें लगवाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ लोगों का ये तर्क है तब क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वायरस है वो काफ़ी मैं कहूँगा कि चतुर है, शातिर है। वो आप भले घर के बाहर ना निकले,
पर घर के बाहर से जो है वस्तुआं अंदर आ रही है, लोग अंदर आ रहे हैं और कोई भी अंदर आने वाला, घर के अंदर आने वाला व्यक्ति जो है वो कैरियर हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और भूले भटके जो अगर कभी उनकी और वृद्ध व्यक्ति की अगर मुलाकात हो गई तो शायद उनको जो है इन्फेक्शन उनसे लग सकती है। इसलिए जो भी है वृद्ध व्यक्ति जो है वो एक्चुअली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उनको अगर बीमारी हो गई तो उनको सीरियस बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति को तो जरूर लगाना चाहिए, अगर वो घर पे भी रहे, बाहर से कोई उनका कांटेक्ट ना हो, फिर भी उनको जरूर लगाना चाहिए क्योंकि वो हाई रिस्क वनरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो कितने दिन इंतजार करना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। कोविड होने के बाद जो है नैसर्गिक रूप से हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडी निर्माण होती है। ऐसा अभी साइंस के जो शोध पत्र निकलते हैं उसमें पता चल रहा है कि 3 से 6 महीने तक ये एंटीबॉडीज कम से कम रहती है। किन इंसानों में, किन व्यक्तियों में ये 9 महीने तक भी पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम 3 मंथ्स का समय जो है वो रहना चाहिए वैक्सीनेशन के बीच में। अभी सरकार ने जो नियमावली दी है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि 6 महीने तक रुक सकते हैं। तो मिनिमम 3 मंथ्स और अगर 6 मंथ्स को अगर आप नहीं लिए हो वैक्सीन तो 6 मंथ्स को जरूर आपका वैक्सीन लगवा दीजिए। हालांकि ये पूछना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा अभी स्टडी सामने नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी लोगों के मन में अभी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उस पर जो हमारी दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या वो कारगर है? वो कारगर है कि जैसे आपने ठीक कहा कि अभी हमारे पास पूरा डाटा नहीं है और हमारे हाथ में जो है सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो वैक्सीन लगाइए और अपने आप को जो भी क्षमता मिलती है, जो भी इम्यूनिटी मिलती है वो बहुत पॉजिटिव ही होगी, उसमें कोई नेगेटिव तो होने नहीं वाला है, नुकसान कोई नहीं होने वाला है। और दूसरा जो है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो पूरा जारी रखिए। घर से बाहर निकलते वक्त सामान्य व्यक्ति ने डबल मास्किंग पहननी चाहिए और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, रिपोर्टर्स है, पुलिस है और जो भी फ्रंट लाइन में आते हैं उन्होंने N95 पहनना चाहिए। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भले ही बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो, लेकिन अगर ये फैलेगा नहीं, अगर कोरोना फैलेगा नहीं तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से बच सकते हैं। और जिन लोगों के परिवार वाले बाहर नहीं जा रहे हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना घर तक नहीं पहुंच सकता, वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी भिड़ने लगे हैं। मुरैना से निकले रेत माफियाओं को जब राजस्थान पुलिस ने रोकना चाहा तो माफियाओं ने पुलिस पर ही गोली चलाई। तो वहीं नर्मदा नदी का सीना छलनी करके खरगोन में बीड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि रेत ठेकेदारों को राहत देने जा रही है, वो भी कैबिनेट के विरोध के बाद। अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांडरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई।
कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। जब जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। मथुरा से खबर आई जहां पर कुछ लड़कों ने लड़की के घर में घुसकर छेड़खानी की और घर वालों ने जब विरोध किया तो लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ये लोग 1 साल से लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार से इस मामले पर सवाल किए हैं। मथुरा की एक सन्नाटी गली में अचानक एक 2 मंजिला इमारत की छत से एक 17 साल की बच्ची नीचे फेंकी जाती है। उसके पीछे दौड़ते हुए उसके घर वाले आते हैं। इसके पहले 3 युवक वहां सीसीटीवी में आते दिखते हैं। आरोप है कि ये लड़की से छेड़खानी करते थे और इन्होंने ही घर में घुस के लड़की को नीचे फेंका। बोले कि अभी आ रहे हैं हम। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और हमारी लड़की दूसरी मंजिल पे से नीचे गिर गई और मारपीट के भाग गए। मथुरा की सड़कों पे ये लड़के पिछले 1 साल से बच्ची से छेड़खानी करते थे, ऐसा उसके परिवार वालों का आरोप है। उस रोज उन्होंने बच्ची के पिता को फोन कर पहले बदतमीजी की, फिर घर आकर ये कांड कर दिया। एकदम से आए 3 लड़के, हमसे हाथापाई करी है। हमने एक लड़का बंद कर लिया, फिर 2 जने मौका पा गए कि वो लड़का बंद है, हमारा वाकई में ध्यान चलेगा। वहाँ ने हमारी ननद को ऊपर ले गए खींच के जबरदस्ती, और ऊपर से 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया है। बच्ची गंभीर हालत में मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बेहतर इलाज के लिए अब उसे आगरा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पे आईपीसी की दफ़ा 323, 307, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों से आकर के हमने भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जैसे ही बालिका अपना पूरा बयान दर्ज कराने की स्थिति में होंगी और जानकारियां प्राप्त करके अति शीघ्र इस घटना का सही अनावरण किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे एक ट्वीट कर सरकार पे हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन सरकार सो रही है। मथुरा में 1 साल से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया है। उसकी उम्र 17 साल है। घर वाले कहते हैं
कि 1 साल से उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। एक 16 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है, क्या ट्रॉमा होगा उसका कि घर से बाहर भी ना निकल पाए, स्कूल भी ना जा पाए। शायद रोज़ सोचती हो कि आज बाहर निकलने पे क्या होगा, और क्या बेबसी होगी उस बच्ची की और उसके घर वालों की कि उसके घर में घुस के छत से उसे फेंक दिया जाए। मथुरा में सौरभ गौतम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल के पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षाकर्मी और कुल्लू के एसपी गौरव सिंह के बीच जोरदार झड़प हो गई। एसपी ने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज नाराज हो गए और उन्होंने एसपी को लात मार दी। इस मामले की जांच पूरी होने तक सुरक्षाकर्मी और एसपी गौरव सिंह दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। और मेरठ में एक होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को शराबियों को शांत करवाना महंगा पड़ गया। शराबियों ने दोनों के साथ हाथापाई करते हुए उनकी वर्दी तक फाड़ दी। घटना से नाराज पुलिस वालों ने शराबियों को जमकर पीटा और उसके बाद उन्हें थाने ले गए। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर से तस्वीरें आई, जहां पर गांव में जंगली हाथियों का एक झुंड घुस आया। वन विभाग के लोगों ने पटाखों की मदद से उन्हें वापस जंगल की तरफ भेज तो दिया, लेकिन इस पूरी कवायद में कई जगहों पर फसलों को खासा नुकसान हो गया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आज प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मसले पर दिल्ली में और घाटी में सबको लेकर हाई अलर्ट है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी के जो सहयोगी हैं अब वो एक तरह से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने डिप्टी सीएम का चेहरा उन्हें बनाने की मांग की है योगी आदित्यनाथ से। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर इंडिया के हेड से आज लोनी थाने में पूछताछ की जानी है। चौथी खबर है असम सरकार का अब नया फरमान आया है कि अगर वैक्सीन नहीं ली तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। और पांचवी खबर है डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई है भारत की चिंता, 40 से ज्यादा मामले भारत में पाए गए हैं। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें। हम उस खबर को आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।